हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसकी डिफिनेशन से। तो इसकी डिफिनेशन है, अम्ल की ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा बन सकती है, ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ आयन आयनिक रूप से उपस्थित रहते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे हो सकता है HCl, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। कि और भी हम अम्ल हो सकते हैं, इत्यादि कर लेते हैं। अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं? तो कह सकते हैं, पहला कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये लिख सकते हैं कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। तीसरा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। लिटमस पेपर बेसिकली बस एक पेपर के जैसा ही होता है, वह सूचक के जैसा काम करता है। लिटमस पेपर के जैसा ही दिखने वाला पेपर होता है, बस वह अम्ल में डालने पर दो तरह का लिटमस पेपर होता है। पहला लिटमस पेपर नीले रंग का होता है, दूसरा लिटमस पेपर लाल रंग का होता है। अगर हम अम्ल में नीले लिटमस पेपर डालें तो वह लाल में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा एसिड शब्द है वह एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब भी होता है खट्टा, इसीलिए एसिड खट्टा होता है। अम्लों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रबलता के आधार पे, मतलब शक्ति के आधार पे। प्रबलता के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल की परिभाषा बन सकती है कि जितने भी अकार्बनिक अम्ल हैं, मतलब जिस अम्ल में कार्बन न हो, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3, जिस अम्ल में कार्बन परमाणु नहीं आते हैं वह अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, और जिस अम्ल में कार्बन परमाणु आ जाए वह अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। जैसे दुर्बल अम्ल में लिख सकते हैं CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। दूसरा लैक्टिक अम्ल, दही में पाया जाने वाला अम्ल, यह भी एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके भी फार्मूले में कार्बन परमाणु आता है। तो लिख सकते हैं कि अकार्बनिक अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, कार्बनिक अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं और कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो HCl, HNO3 और H2SO4, अगर इनमें भी प्रबल खोजा जाए तो सबसे प्रबल होता है HCl अम्ल। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, इसमें भी बहुत सारे अम्ल आते हैं, एसिटिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल बेसिकली टमाटर में पाया जाता है। अगर मात्रा के आधार पर, मतलब सांद्रता के आधार पर देखा जाए तो ये अम्ल और दो प्रकार के होते हैं। पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। सांद्र को कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं गाढ़ा, और तनु को बोल सकते हैं पतला। इंग्लिश में कहा जाता है इसको कॉन्सनट्रेट, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। परिभाषा इसकी देखते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं हमारे पास कोई अम्ल है, अगर इसमें अम्ल की मात्रा और पानी की मात्रा, अम्ल और पानी की मात्रा में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो वह अम्ल कहलाएगा सांद्र अम्ल,
अगर हमारे पास अम्ल में पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसमें भी अम्ल और पानी है, अगर इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, गाढ़ा हो जाएगा। और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वह अम्ल पतला होगा, उस अम्ल को कहते हैं तनु अम्ल। शॉर्टकट में इसे लिखा जाता है CONC कॉन्क, और इसे लिखा जाता है DIL डाइल्यूट। डिफिनेशन में बोल सकते हैं इसे, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जबकि जल की मात्रा अल्प मात्रा में हो, अल्प का मतलब कम मात्रा में हो। और तनु अम्ल की परिभाषा, तनु अम्ल की डिफिनेशन है जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो जबकि जल अधिक मात्रा में हो तो वह अम्ल हमारा तनु अम्ल कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्षार की डिफिनेशन पे। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड मतलब OH पे माइनस आयन का त्याग करते हैं, क्षार कहलाते हैं। या धात्विक हाइड्रोक्साइड जिनमें OH माइनस आयन होते हैं, या अमोनिया का जलीय विलयन NH4OH क्षार होते हैं। तो कह सकते हैं जो OH माइनस का त्याग करता हो वह यौगिक क्षार कहलाता है। जैसे हमारे पास NaOH, ये पहला एग्जाम्पल, KOH या CaOH का ट्वाइस। अगर सब में देखा जाए इसमें भी OH दिख रहा है, इसमें भी OH है और इसमें 2 OH है, तो जो OH माइनस त्यागने की क्षमता रखता हो वह यौगिक हमारा क्षार कहलाता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, पहला प्रबल और दूसरा दुर्बल। अगर वो धात्विक हाइड्रोक्साइड है तो प्रबल, जैसे NaOH ये प्रबल क्षार है, या KOH ये भी प्रबल क्षार है, या CaOH का ट्वाइस ये भी प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह क्षार जो है दुर्बल क्षार है क्योंकि यह इनके मुकाबले NaOH और KOH और CaOH के मुकाबले इनमें OH माइनस त्यागेगा, लेकिन इनमें क्षमता बहुत कम होती है OH माइनस त्यागने की, इसीलिए यह क्षार दुर्बल क्षार है। ये भी उसी तरह 2 तरह के होते हैं, जैसे तनु और सांद्र होते हैं ये भी, लेकिन इनमें वो नहीं होता। जैसे अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो सांद्र, अगर क्षार की मात्रा कम है तो तनु। जैसे अम्ल की प्रकृति थी वैसे भी क्षार की प्रकृति है। अम्ल में हमने पढ़ा था कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन अम्ल में यहाँ पे ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल देखा था अम्ल में कि वह नीले को लाल में बदल देता है, लेकिन जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। तीसरा, अभी जो डिफिनेशन देखा था, ये जलीय विलयन में अम्ल में पढ़ा था कि H+ देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षार में OH माइनस आयन देते हैं। इसके बाद देखते हैं लवण की परिभाषा। लवण की परिभाषा कहता है यह किसी अम्ल या किसी क्षार की परस्पर क्रिया से बनते हैं और इस क्रिया में जल भी अनिवार्य रूप से बनता है। जैसे अगर हम किसी अम्ल को जैसे HCl और किसी क्षार को जैसे NaOH, अगर हम इनको मिलाते हैं तो लवण बनेगा और इसके साथ अनिवार्य रूप से जल का भी निर्माण होगा। अगर इनकी क्रिया कराया जाए तो बनेगा NaCl, इसे हम नमक भी कहते हैं, और H2O का निर्माण होगा। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है वह लवण कहलाता है। जैसे NaCl या KCl या MgCl2 या CaCl2 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्षार और क्षारक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं।
क्यों नहीं होते हैं? तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, तो क्षार की परिभाषा है कि क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के साथ, मतलब हाइड्रोजन आयन जो अम्ल से निकला हुआ है, हाइड्रोजन आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं। और वो क्षार जैसे हो सकते हैं जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड, वो सभी क्षार हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ये क्षार है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्षार है, और कॉपर ऑक्साइड भी क्षार है, और ZnO जिंक ऑक्साइड भी क्षार में आएगा क्योंकि धातु ऑक्साइड है। और जितने हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH और दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, ये भी हो सकता है। जो दुर्बल था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्षार हैं क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्षारक। क्षारक की परिभाषा है, ये ऐसे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उपलब्ध कराते हैं। जैसे उसी में से जितने भी क्षार हैं, CaO क्षार था, अगर यह जल में घुला H2O में तो यह CaOH का ट्वाइस बनाएगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमें OH- मिल रहा। जैसे NaOH जब पानी में घुलेगा तो ये भी Na+ और OH- आयन बनाएगा। तो जो OH- आयन बनाते हैं वह क्षार कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर लवण और मतलब जल में घुलकर H+ आयन से संयोग करके अम्ल क्षार करके क्रिया उससे लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं कि क्यों अलग है। जैसे कॉपर ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों धातु ऑक्साइड है, मतलब धात्विक ऑक्साइड हैं। और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल तो बना लेंगे, लेकिन यह जल में घुलकर OH- आयन नहीं बनाते हैं। इसीलिए यह क्षार तो है परंतु क्षारक नहीं है। तो यह एक बार फिर से बता देते हैं कि यह क्षार है धात्विक ऑक्साइड, और यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बना लेता है, लेकिन इसको अगर जल में घोला जाए तो यह OH- आयन नहीं देता है, तो यह क्षारक नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है सूचक। यह बिल्कुल लिटमस पेपर के ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि लिटमस पेपर को डाल के देखा जाता है, यह इसमें उसका रंग बदलता है, लेकिन इसमें इसका रंग और गंध दोनों बदल सकता है। तो इसकी परिभाषा है, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं वह यौगिक या वह विलयन सूचक कहलाते हैं। यह भी लिख सकते हैं कि इनका गंध और रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। अगर अम्ल है तो कुछ और रंग या गंध हो जाएगा, और क्षार है तो उसका रंग और गंध कुछ और हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। देखते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधी सूचक। प्राकृतिक सूचक होते हैं, ये पौधे में पाए जाते हैं, ये रासायनिक रूप से पाए जाते हैं, और यह रासायनिक और प्राकृतिक दोनों रूप से पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक सूचक से। हमारे पास 3 प्राकृतिक सूचक है। पहला लिटमस पेपर, दूसरा
पत्ता गोभी का रस जो होता है वो भी सूचक के जैसा काम करता है, और हल्दी, ये तीनों प्रकृति में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। अब दूसरी बात, लिटमस पेपर दो ही रंग का होता है, एक नीला और एक लाल लिटमस पेपर। तो याद रखिएगा, अम्ल में अगर नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो वह लाल लिटमस पेपर में बदल जाएगा, और यह रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, उल्टा नहीं होता कि अगर अम्ल में हम लाल डालें तो वो फिर से नीला में हो जाए। अगर अम्ल में हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो वह लाल का लाल ही रहेगा। तो यहाँ से यह पता चलता है कि अम्ल में नीला लिटमस पेपर डालने पर वह लाल में कन्वर्ट हो जाता है, और लाल में क्षार में लाल लिटमस पेपर डालने पर वह नीला में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, पत्ता गोभी का रस, अगर पत्ता गोभी का रस अम्ल में डालें तो वह लाल कलर का हो जाएगा। तो अगर लाल हो गया तो इसका मतलब वह अम्ल है, अगर वह हरा का हरा रहा तो इसका मतलब वह क्षार है। तीसरा, हल्दी में, अगर हल्दी को अम्ल में डाला जाए तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, पीले कलर का है तो पीले कलर का ही रहेगा। लेकिन अगर हल्दी को क्षार में डाला जाए तो वह लाल कलर का हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में दो हमारे पास है, पहला है फिनोप्थलीन जिसे हम बनाते हैं खुद, और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। ये दोनों कृत्रिम सूचक हैं। अगर फिनोप्थलीन को अम्ल में डाला जाए तो वह रंगहीन ही रहेगा, मतलब रंगहीन बन जाएगा। दूसरा, अगर हम फिनोप्थलीन को क्षार में डालें तो वह पिंक कलर का हो जाता है, मतलब गुलाबी कलर का हो जाता है। दूसरा, मेथिल ऑरेंज को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वह लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर क्षार में डालेंगे तो वह पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास है गंधीय सूचक। ये हमारे दो गंधी सूचक है, पहला प्याज का रस जो गंधी सूचक में आता है, दूसरा लौंग का तेल, ये भी गंधी सूचक में आता है। गंधी सूचक का मतलब होता है कि गंध से इसके पहचानेंगे किसी भी अननोन सॉल्यूशन में डालकर कि वह अम्ल है कि क्षार है। अगर अम्ल किसी भी विलयन में डालते हैं, अगर उसकी गंध तीक्ष्ण गंध वाली होती है तो वह अम्ल होगा। अगर क्षार में डालते हैं, मतलब हमें नहीं पता वह क्षार है, तो वह गंध ही नहीं होगा, कोई गंध नहीं करेगा। दूसरा, लौंग का तेल, अगर लौंग का तेल अम्ल में डालते हैं तो यह भी कोई गंध नहीं करेगा, और मतलब समान गंध रहेगी। इसमें क्षार में डालेंगे तो यह भी कोई गंध नहीं करेगा। अगला टॉपिक है पीएच स्केल। इसका भी काम होता है किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता मापना। यह एक प्रकार का स्केल ही होता है, उस पर कुछ नंबर बने होते हैं 1 से लेके 14 तक। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसको विकसित किया था एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन ही पीएच स्केल को विकसित किया था। तो देखते हैं अगर पीएच स्केल का मान कितना हो तो क्या हो सकता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। अगर स्केल ऐसे स्केल बना होता है, बीच में 7 होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ 14 तक जाता है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो, अगर ऐसा हो तो वह विलयन अम्लीय होगा। अगर 7 ही हो तो वह विलयन उदासीन होगा। अगर पीएच मान 8 हो या 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो या 13 हो तो वह विलयन क्षारीय होगा। यह इसका पैमाना है कि 0 से लेके अगर 6 तक है तो अम्लीय होगा,
7 है, pH अगर 7 है तो क्षारीय होगा। अगर pH का मान 7 से अधिक है तो वह विलयन pH 7 है तो उदासीन होगा। अगर pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। ये pH मान ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है तो हम pH मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा हो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10 के पावर -4 मात्रक इसका होता है मोल प्रति लीटर हो तो विलयन की प्रकृति बताना है, कितना आएगा। और विलयन की प्रकृति क्या होगी, मतलब अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। तो हमारे पास फार्मूला है pH बराबर -log H प्लस होता है। तो फार्मूले में रखेंगे, यह H प्लस का मान दिया हुआ है 10 के पावर -4। तो pH बराबर -log H प्लस का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 के पावर -4। तो pH बराबर होगा -log 10 के पावर -4। उससे पहले हम लॉग का रूल जान लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। अगर log m के पावर n हो, ऐसा कुछ दिखे तो वह n पहले चला आता है, तो बनेगा n log m। यह सूत्र होता है इसका। दूसरी बात, log 10 का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है, तो ज़्यादातर यूज होगा log 10। तो इसे सॉल्व करेंगे। अगर यह देखा जाए तो log m के पावर n के जैसा दिख रहा है, इस वाले सूत्र के जैसा, तो यह 4 पहले चला आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएंगे +4 और इसके बगल में log 10, और log 10 का मान होता है 1, यहाँ पे दे रखा है। तो इसका मतलब pH बराबर आ गया हमारे पास 4। अगर pH का मान 4 है तो 7 से कम है, और 7 से कम होता है pH मान, तो उस विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। यह इसका सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -8 हो तो विलयन की प्रकृति और तथा pOH का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पे 8 9 के यहाँ 6 है। अगर 10 के पावर -6 हो तो यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -6। तो सबसे पहले हम निकालेंगे pH मान। तो pH मान का सूत्र होता है -log H प्लस का मान दे रखा है, तो pH बराबर होगा -log 10 के पावर -6। यह log m के पावर n के जैसा दिख रहा है, तो ये पहले चला आएगा, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो pH बराबर होगा 6 log 10। log 10 का मान 1 होता है, तो pH बराबर सिर्फ बनेगा 6। तो यह विलयन की प्रकृति होगी। अगर pH मान 7 से कम है तो वह विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन और पूछा है pOH। अगर हमें pH का मान पता रहेगा तो pOH का मान भी निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है pH प्लस pOH इक्वल टू 14। अगर pH का मान 6 है तो pOH का मान 14 - 6 हो जाएगा, बराबर 8 होगा। यह सूत्र होता है pH और pOH में। जैसे pH का सूत्र होता है pH इक्वल टू -log H प्लस होता है, यह pH के लिए सूत्र होता है। उसी तरह pOH के लिए होता है -log, वहाँ पे दिया रहेगा जहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है वहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी होती है। यह pH का सूत्र है और यह pOH का सूत्र है। अगर pH और pOH में से किसी एक का मान दिया हो तो उसके लिए यह सूत्र लगता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अगर pH का मान 5 है तो pOH का मान निकालने के लिए 14 में से 5 घटा देंगे, pOH का मान निकल जाएगा 9। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान अगर 3 हो तो pOH मान ज्ञात कीजिए।
पीएच और पीओएच में संबंध होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। पीएच का मान दे रखा है, पीओएच का मान पूछा है। पीएच का मान 3 प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीओएच बराबर हो जाएगा 14 में से 3 चला जाएगा 11। यह इसका पीओएच मान होगा। तो बच्चों इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण का रासायनिक गुणधर्म। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।